नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत को किनारे करके नया दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी सार्क बनाने की चाल चल रहे पाकिस्तान, चीन और मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। नेपाल ने साफ कह दिया है कि वो नए सार्क को बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। चीन और पाकिस्तान भारत के पड़ोसी देशों को मिलाकर एक नया सार्क बनाने का सपना देख रहे हैं। ये नया सार्क भारत के बिना होगा। नेपाल इस समय सार्क का अध्यक्ष है और चाहता है कि सार्क को ही फिर से प्रासंगिक बनाया जाए और सदस्य भारत की पूरी भागीदारी हो। नेपाल में ही वर्तमान सार्क का सचिवालय है और इससे पहले पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की एक चीनी शहर में बैठक हुई थी। इसके बाद भारत को घेरने के लिए नए सार्क के प्लान का खुलासा हुआ था। ऐसे में नए सार्क को लेकर अब क्या होगी अगली रणनीति, कैसी होगी चुनौतियां और नेपाल का भारत के समर्थन में ये स्टैंड कितना होगा फायदेमंद, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सार्क जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी जनसंख्या दुनिया की कुल जनसंख्या का 22% है। इसके सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। नेपाल सार्क का संस्थापक सदस्य और वर्तमान अध्यक्ष है। नेपाल सार्क के चार्टर के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप सार्क के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग में योगदान दे रहा है। खबर है कि चीन ने अभी तक नेपाल को इस नए सार्क में शामिल करने के लिए नहीं कहा है और कहा यह भी जा रहा है कि काठमांडू की चीन और पाकिस्तान के प्लान में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं है। इससे पहले आखिरी सार्क शिखर सम्मेलन काठमांडू में 2014 में हुआ था। 19वां सार्क शिखर सम्मेलन साल 2016 में इस्लामाबाद में होना था। भारत को इसमें शामिल होना था, लेकिन पाकिस्तानी आतंकियों के उरी हमले के बाद इस फैसले को स्थगित कर दिया गया। दरअसल चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर दक्षिण एशिया के अपने समर्थक देशों के साथ मिलकर एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं, जिसमें भारत को शामिल नहीं करना चाहते हैं। भूटान भारत का करीबी देश है, तो उसके शामिल होने की संभावना नहीं के बराबर है। ये भी संभव है कि चीन और पाकिस्तान भूटान को न्योता नहीं दे। पिछले महीने चीन के कुनमिंग शहर में हुई बैठक के बाद ये साफ हो गया था कि नया सार्क बनाने की योजना में चीन पूरी तरह से शामिल है। पाकिस्तान पहले भी चाहता था कि चीन को सार्क में शामिल किया जाए ताकि भारत के प्रभाव को कम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का इरादा आर्थिक एकीकरण, आधारभूत ढांचे का विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने का है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने हथियार से लेकर सैटेलाइट तक से पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। वहीं चीन ने भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। चीन ऐसे समय पर यह कदम उठा रहा है जब नई दिल्ली और बीजिंग के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है और एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन की यात्रा पर गए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सार्क के विकल्प के रूप में एक संगठन विकसित करने की कोशिशें की जा रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर यूनुस ने सार्क की भावना को पुनर्जीवित करने की बात की है, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ही ढाका, बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच संभावित गठजोड़ की धारणा को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि ये कॉन्फ्रेंस राजनीतिक नहीं थी। वहीं दूसरी ओर भारत ने लगातार सार्क के पुनर्जनन को पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के समाधान से जोड़ा है। फरवरी 2025 में ओमान में शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश को सार्क के पुनर्जनन की वकालत करने के लिए ये दावा करते हुए फटकार लगाई थी कि आतंकवाद जो परोक्ष रूप से पाकिस्तान से जुड़ा है, इसके पुनर्जनन में बाधा डाल रहा है। एक बात तो स्पष्ट है कि दक्षिण एशिया के बारे में कोई भी चर्चा, चाहे वो सार्क को पुनर्जनन करने की हो या एक नया संगठन बनाने की, भारत के बिना अधूरी रहेगी। इसके कई ठोस कारण भी हैं। भारत न केवल विश्व की चौथी सबसे बड़ी बल्कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल के लिहाज से भी ये क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है, जो एक मजबूत लोकतंत्र होने के साथ साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थायी सेना और हिंद महासागर में मजबूत उपस्थिति वाली नीली जल नौसेना रखता है। सार्क के अधिकांश देश एक दूसरे के साथ सीमाएं साझा नहीं करते। केवल भारत ही लगभग सभी देशों के साथ भूमि सीमाएं साझा करता है। इसके अलावा भारत सार्क के संयुक्त जीडीपी का लगभग 80% हिस्सा रखता है। भारत सार्क के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में केंद्रीय है। इसमें बांग्लादेश का लगभग 90% क्षेत्रीय व्यापार, नेपाल का 80% और श्रीलंका और भूटान का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के साथ होता है। सार्क के भीतर व्यापार केवल 5% है, जो अन्य क्षेत्रीय संगठन जैसे आसियान के 25% की तुलना में
बहुत कम है। भारत की आबादी सार्क की कुल 1.9 अरब आबादी में से लगभग 1.4 अरब है, जो करीब 75% है। नेपाल और भूटान जैसे देशों के लिए भारत अत्यंत आवश्यक है, जो वैश्विक व्यापार के लिए भारतीय बंदरगाहों पर निर्भर है। G20 और क्वाड जैसे मंचों में भारत का वैश्विक प्रभाव इतना बड़ा है कि सार्क के सदस्य इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीन और पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित नए क्षेत्रीय संगठन की अवधारणा केवल एक भू राजनीतिक कदम है, जिसके माध्यम से चीन न केवल भारत पर दबाव डालना चाहता है, बल्कि भारत के निकट अपनी उपस्थिति को संस्थागत करना चाहता है और उस क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को नकारना चाहता है। ये वही मंशा है जो चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के माध्यम से पूरी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस क्षेत्र के अधिकांश देश ये महसूस करते हैं कि उनकी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के मामले में भारत के साथ उनकी अधिक समानता है, न कि चीन के साथ। मालदीव इसका एक उदाहरण है। राष्ट्रपति मोइजू इंडिया आउट अभियान के साथ सत्ता में आए थे। ऐसी अटकलें थी कि दोनों देशों के बीच संबंधों को अपूर्णीय क्षति होगी, लेकिन न केवल मोइजू ने भारत का दौरा किया, बल्कि उन्होंने भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। अतीत में भारत ने सार्क को एक ऐसे संगठन के रूप में विकसित करने के ठोस प्रयास किए हैं जो व्यापार, विकास और सभी सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सके। बावजूद इसके इस समय नए सार्क की नीति और इससे भारत को अलग करने की रणनीति कितनी होगी सफल, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो नए सार्क की बात हो रही है। नेपाल ने जिस तरीके से एक झटका दिया है या नामंजूरी की बात कर दी है कि भारत के बिना तो ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो देखिए इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये जो एक चाल है चाइना और पाकिस्तान की, भारत की स्ट्रेटजी इस वक्त यहाँ पर क्या होगी। ऐसा नहीं है कि सार्क के लिए पहले काम नहीं किया गया, पहले भी लगातार इसको लेकर काम किया गया है, लेकिन इस वक्त की जो मंशा है, जो चीज़ें हैं, वर्तमान में जो परिदृश्य है, वो क्या दर्शाता है, ये एक बड़ा सवाल जैसा है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रबल प्रताप शाही। प्रबल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के एक और जानकार हैं राजेश भारती। अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, अच्छी तरह सुन पा रहा हूँ। हाँ, अनुपम जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत के बिना नया सार्क नामंजूर, ये नेपाल तो कहता है, लेकिन भारत की अगली रणनीति क्या देखते हैं और सार्क को लेके नया सार्क बनाने की बात क्यों? क्योंकि यदि चाइना, पाकिस्तान चाहता था कि चाइना इसमें उसकी भागीदारी हो, वो नहीं थी। आज नया सार्क बनाकर वो अपनी भागीदारी के साथ साथ अपने जो साथ की जो सदस्य देश हैं उनको लाना चाहता है, लेकिन सिर्फ भारत को नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें, और उसके समर्थन में पाकिस्तान है, बाकी लोग हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यदि नेपाल ने इस वक्त एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन ये कितना फ्रूटफुल है, क्या इससे हम वाकई पॉजिटिव हैं, सकारात्मक रहेंगे, या फिर दूसरी स्ट्रेटेजी चाइना अपना सकता है? कैसे भारत की स्ट्रेटेजी एक देखते हैं? देखिए राखी जी, वाकई में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है कि ये बेसिकली एक जियोपॉलिटिकल इश्यू है और चाइना इस एक निर्णय के सहारे भारत को साइडलाइन करना चाहता है और अपने क्षेत्र में भारत को कॉर्नर करना चाहता है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत को लेकर के चाइना ने बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना रखी है और भारत को वो अपने कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है और इसी वजह से वो भारत को अभी से एक ब्लॉक के अंदर पकड़ के रखना चाहता है। आप देखेंगे कि चाइना की जो पॉलिसी रही है पिछले कम से कम एक दशक में, या शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से 2013 के बाद से, वो इस तरह की रही है कि भारत को कंटेन किया जाए, भारत के आसपास के देशों को भारत के विरोध में लाया जाए। अब यहाँ पर कुछ जगहों पर उनकी चाल कामयाब हुई है, जैसे कि पाकिस्तान, कुछ हद तक श्रीलंका और मालदीव में भी उनकी चाल कामयाब हुई थी। जेट डिप्लोमेसी चाइना की कामयाब होती दिख रही थी। BRI प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके तहत उन्होंने भारत के आसपास के तमाम देशों को अपने पाले में करने की कोशिश करी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का लालच दिया, तमाम तरह के लोन ऑफर किए और तमाम कोई भी देश हो, देखिए राखी, कोई भी देश हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो,
जब आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का लालच देते हैं, उसके अंदर आप नए नए निर्माण करने की बातें करते हैं, तो वो गरीब देश आसानी से चीन के जाल में फंस जाते हैं। और भारत के आसपास यही हुआ। चीन को इस बात का पहले से ही पता था कि BRI के नाम से वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज जो भारत के आसपास है उनको, और जो मैरीटाइम डोमेन में जो कंट्रीज आती है जैसे श्रीलंका और बांग्ला और मालदीव, इनको वो अपने कब्जे में करेगा, और काफी हद तक सफल भी रहा था। अब ये जो नया सार्क का सरूफा छोड़ा गया है, वो बेसिकली उसी चीज को एक कदम और आगे लेके जाया गया है चाइना के द्वारा। अब यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना गठजोड़, सबको पता था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि भारत के खिलाफ कुछ भी कर जाएगा। भारत के खिलाफ होने के लिए वो किसी को भी गोद में जाकर के बैठ जाएगा। 2014 में 13 में, माफ कीजिएगा, जब सार्क की बैठक हुई थी, पिछली बैठक हुई थी 13-14 में, काठमांडू में हुई थी। उस समय पाकिस्तान ने एक ऑफर दिया था कि चाइना को भी एक ऑब्जर्वर की पोस्ट से हटा करके सार्क का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। और तभी से इस बात को भारत समेत नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सबने मना किया था कि चाइना चूंकि इस क्षेत्र का सदस्य नहीं है, जियोपॉलिटिकली वो साउथ एशिया से बिलोंग नहीं करता, इसलिए उसको ऑब्जर्वर की पोस्ट में ही रहने दिया जाए। वहीं से इस आज की जो कंडीशन है उसकी बुनियाद पड़ गई थी। चीन ने तभी ठान लिया था कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करके वो अपने पाले में करेगा, और भारत को यहीं से वो साइडलाइन करना शुरू करेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि भारत ने भी कुछ एक उदाहरणों को छोड़ दें, जैसे कोविड का जो काल था उसको छोड़ दें, या एक दो जगह और भारत ने सार्क का नाम लिया था, लेकिन भारत को धीरे धीरे सार्क को एक तरह समझे कि अपने मुख्य धारा से बाहर कर चुका था। अब चूंकि भारत का नजरिया था कि सार्क एक ऐसा संगठन है जिसमें कुछ फ्रूटफुल होता दिखाई नहीं दे रहा है, तो भारत इसकी जगह पर बिम्स्टेक और आसियान, इन सब संगठनों की तरफ गया और वहां पर उसको अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन आज की जो कंडीशन है वो बहुत ही चिंताजनक है, और ये भी दिखाती है कि भारत को, जिस तरह से चाइना ने एक दशक पहले से भारत के खिलाफ रणनीति को प्लान कर लिया था और अब उसका एग्जीक्यूशन कर रहा था, भारत को भी इसी तरह से एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के, चाइना को देखते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनानी पड़ेंगी, और भारत को भी इस तरह के हालात क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे कि चाइना इस क्षेत्र में अपना दबदबा ना दिखा सके। अब इसके लिए बहुत सारी चीजें मुख्य हो जाती है। अब जहां पे नेपाल वाला आपने एग्जांपल दिया कि नेपाल ने नए सार्क में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन उसकी अपनी मजबूरी है। नेपाल को भी पता है कि वो चूंकि भारत से तीन तरफ से लैंड लॉक कंट्री है, भारत ही उसको तमाम चीजें मुहैया करवाता है, यहाँ तक कि व्यापार करने के लिए अपने पोर्ट्स भी देता है। तो इस कंडीशन में वो भारत को नाराज नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। और यही सिचुएशन काफी हद तक भूटान की भी है, कुछ हद तक श्रीलंका और मालदीव भी इसी तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। लेकिन ये कब तक ये अपनी स्थिति में बने रहेंगे, चाइना कब ज्यादा लालच दे देगा, कब इनको एक ऐसा ऑफर दे देगा जिससे कि वो भारत के खिलाफ भी जा सके, ये कोई नहीं जान सकता है। या हो सकता है कि चाइना के अंदर भी इस तरह की रणनीति पक रही हो। तो भारत को बहुत सूझबूझ से काम लेना चाहिए और 1-to-1 डायलॉग लगातार करने पड़ेंगे, चाहे आप बांग्लादेश से बात करें, भूटान से, नेपाल से, या फिर श्रीलंका या मालदीव से, पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं करते हैं, या फिर अफगानिस्तान से। इन सबको आपको लगातार बातचीत करनी पड़ेगी, इनके साथ एक टर्म्स बनाने पड़ेंगे, और इनको ये बात समझानी पड़ेगी कि हो सकता है फौरी तौर पर चाइना आपको मददगार दिखाई दे रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ये नहीं नकार सकते हैं कि आप चारों तरफ से भारत की सीमाओं से लगे हुए हैं और भारत को नाराज करके आप अपना सर्वाइवल नहीं देख सकते हैं। तो भारत की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो भारत की जो क्षेत्रीय डिप्लोमेसी है, उसका एक ये कठिन काल है, और इस कठिन काल में उनकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भारत भी करेगा, सार्क को रिवाइव करे या ना करे, लेकिन हाँ ये है कि अपनी एक पोस्चरिंग इस तरह से रखेगा भारत, जिससे कि चाइना की जो दखलंदाजियां हैं अब कम होना शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। खेमचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते खेमचंद जी, देखिए इस चीज को समझना पड़ेगा, नए सार्क की नीति, हालांकि सरकार ने इसके पहले बहुत काम किए हैं, इसके जो सम्मेलन हुए हैं उसमें शामिल हुए हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ जो स्ट्रेटजी आई, जो नया सार्क बनाने की बात हो रही है, क्या इसको लेकर कोई भारत का एक स्टैंड होगा, इस पर बातचीत की जाएगी? भले ही नेपाल ने एक अच्छी दोस्ती निभाते हुए इस चीज को क्रॉस किया हो कि नहीं हम यहाँ पर साथ नहीं देंगे, भूटान की बात कर लूं वो भी है, लेकिन बाकी हम बांग्लादेश की बात करें या हम चाइना की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इस स्ट्रैटेजी को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, भारत सरकार और भारत की जो स्थिति है बहुत मजबूत है। हमारे दुश्मन गोरबंद होने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान हमेशा से वो जोड़ी बना के काम करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। पाकिस्तान के साथ साथ जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ भारत के जो रिलेशन है वो मजबूत हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। पाकिस्तान उससे तिल मिलाया हुआ है। चाइना की हमने आंखों में आंखें डाल के हम लोगों ने उनको टक्कर दी, जिस तरीके से गलवान में या और भी जगह चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और भारतीय सेना वहां डट के खड़ी रही,
1 इंच जमीन भारत की उनको लेने नहीं दी, मुंह की खानी पड़ी। इन सारी चीजों से साफ साफ हो जाता है कि भारत आज आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहा है और झुक के बातें नहीं कर रहा है। तो वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहे, लेकिन भारत की स्थिति मजबूत है। भारत अपने तरीके से सबके साथ बातें कर रहा है। बांग्लादेश में क्योंकि अब कट्टरपंथियों का शासन टेम्परेरी आया है, आई एम श्योर कि बांग्लादेश में फिर से डेमोक्रेसी बहाल होगी। जब डेमोक्रेसी बहाल होगी तो बांग्लादेश भी इनके चुंगल से बाहर आएगा। अभी बांग्लादेश का बहुत बुरा हाल हो रहा है। भारत ने थोड़ा सा हाथ टाइट किया, बांग्लादेश को अपनी स्थिति पता चल गई, बांग्लादेश को हकीकत पता चल गई कि बिना भारत के कितना मुश्किल है सरवाइव करना। अगर भारत ने और टाइट कर दिया तो बांग्लादेश की हालत खराब हो जाएगी। वो एक तरीके से दिवालिया हो सकता है, जैसे मालदीव की सरकार ने किया वैसे ही बांग्लादेश में भी हो सकता है। आई एम श्योर कि इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। भारत अच्छी स्थिति में और अच्छी स्थिति में रहेगा। बिल्कुल ठीक है। प्रबल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ प्रबल जी, कैसे आप भारत के बिना, क्या आपको लगता है कि ये जो नया संगठन बनाने की तैयारी है या सार्क नया बनाने की जो तैयारी हो रही है, ये रणनीति सफल हो पाएगी? और यदि नहीं भी और यदि हाँ भी, दोनों ही पॉइंट पर हमें बात करना है क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं? राखी जी, मुझे जरा समय दीजिएगा और अनइंटरप्टेड दीजिएगा। देखिए, मौजूदा जो सरकार है जिसको हेड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसकी विदेश नीति फेल हो गई और इसी का परिणाम है कि नया सार्क बनाने की कोशिश हो रही है। बना ही दिया है। जिस बांग्लादेश को भारत ने निर्माण कराया था पाकिस्तान से काट कर, और बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा, मुक्ति वाहिनी जो थी, उसका समर्थन किया और उसके बाद बांग्लादेश बनाया। बांग्लादेश के साथ भारत का जो संबंध रहा बड़ा बढ़िया रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी जो आरएसएस है, उसकी नीतियों ने बांग्लादेशियों के खिलाफ जो मुहिम चलाया देश के अंदर, उससे बड़ा नुकसान हुआ। और उसके बाद अडानी के लिए जो बिजनेस मॉडल बनाया नरेंद्र मोदी ने और विदेश नीति प्रभावित करने लगे। आज विदेश नीति ये है कि अडानी को किस तरीके से बांग्लादेश में बिजनेस मिल जाए, श्रीलंका में बिजनेस मिल जाए, मालदीव्स में बिजनेस मिल जाए, नेपाल में बिजनेस मिल जाए, भूटान में बिजनेस मिल जाए, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब इस तरह की कोशिशें हुई। और सार्क नेशंस के साथ बस बिजनेस मॉडल पे काम कर, परस्पर संबंध बंद हो गया। जिस तरीके से एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक अपने आप को उनके साथ एक परस्पर मित्र की तरह नहीं, एक जैसे वो अपने पार्टी के अंदर अपने मंत्रियों, अपनी सरकार के अंदर मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के तरह ट्रीट करने लगे वहां के प्रमुखों को। ये बहुत ही दुखद रहा और मुझे लगता है कि चीन ने इसका फायदा उठाया और चीन नया सार्क बनाने जा रहा है। अब चीन जो है लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये झूला झुलाते रह गए शी जिनपिंग को और क्या क्या करते रहे। आज ना अमेरिका के साथ दोस्ती, ट्रम्प की सरकार बनाने चल दिए, कभी इजराइल के साथ हो गए, ईरान के साथ हमारी मित्रता थी, ईरान के साथ ही खड़े नहीं हुए। तो आज हमारे साथ जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो खुलेआम चाइना उसके साथ रहा और अमेरिका भी उसके साथ रहा। भारत के साथ कौन रहा? भारत के साथ कोई नहीं रहा। अभी उसको जो है पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट जो संयुक्त सुरक्षा परिषद है उसका अध्यक्ष बना दिया गया। और सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उसको बिजनेस मिल गया। उसके साथ साथ पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ, जो इंटरनेशनल जो टेररिज्म के खिलाफ जो एक कैंपेन कमेटी है, उसका उपाध्यक्ष बना दिया गया। इतना, और इसमें भारत को कुछ नहीं किया। जयशंकर क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी घूम घूम के हर जगह जाके अवार्ड लेते हैं, कहते हैं कुछ कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तो क्या हुआ? आज भारत का नुकसान नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति फेल है। और इन लोगों की जो नफरती एजेंडा है, कभी नेपालियों के साथ दुर्व्यवहार करना, कभी भूटानियों, सभी बांग्लादेशियों के साथ, तो सबसे लड़ते रहोगे, भारत के अंदर भी लड़ना। आज विदेशों में भारत की जो तस्वीर बनी है जो मौजूदा सरकार की, वो ये पता चल गया फांसीवादी सरकार है, ये हिटलरशाही सरकार है, हिटलर को मानने वाले लोगों की सरकार है। तो हिटलर को इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हिटलर के साथ नफरत करते हैं, ये समझना चाहिए। ये आरएसएस वाले, इनको तो कुछ जानकारी है नहीं, ये महामूर्खों की सरकार है। इनको न विदेश नीति पता है, न घरेलू नीति पता है, कुछ पता, बस इनको बिजनेस पता है। इनको भाषा का ना ज्ञान, ना मर्यादा का ज्ञान। किस बेवकूफ को आप लोगों ने टीवी पे बिठा लिया है तो गाली गलौज कर रहा है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, तो खेमचंद जी की भी आ रही है। खेमचंद जी,
आपने किस बेवकूफ को टीवी चैनल पे बिठाया है जो मर्यादा का ध्यान ना रखते? अरे खेमचंद जी देखिए, ठीक है, बातें पसंद नहीं आ रही है, लेकिन किसी पर ऐसी टिप्पणी मत करिए, आप सब सम्मानीय होते हैं। ये कौन सा महामूर्ख है जो बोल रहा है? सीधा सीधा आरएसएस पे इन्होंने सीधा सीधा बीजेपी पे कटाक्ष किया है, गाली गलौज की है। ये मूर्ख आदमी है। अगर ये मर्यादा में बात करते नहीं रहते तो आज चाइना जो है नया सार्क बना देता है। और ये क्या कह रहा है फॉरेन पॉलिसी में, अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है तो उसको झूला पता है, कोई जानकारी है? इतना नहीं अकल। अरे मूर्ख तुम हो यार, मूर्ख, तुम्हें कुछ जानकारी है? अरे किस भूटानी को हम लोगों ने यहाँ पे पीटा? किसी क्या नहीं किया तुम लोगों ने? सर मुझे ऐसा लगता है हम नए सार्क की बात कर रहे हैं, जो चाइना या पाकिस्तान की एक साजिश है, चाल है, जिसको नेपाल ने अभी बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि एकदम पानी फिरने जैसा है। बट आने वाली स्थितियां क्या, हम उस पर बात कर रहे हैं, इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा? आप लोग पर्सनली क्यों हो जाते हैं सर? हम देश की बात कर रहे हैं ना, हम सब देश में रहते हैं, ऐसे तो मत करिए कम से कम। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए मत करिए प्लीज। विदेश नीति एकदम जीरो हो गई है, एकदम जीरो है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले को जानते नहीं, समझते हैं। आप विदेश नीति का मतलब समझते हो? अपनी जमीन देते रहो, अपने यहाँ पे अपने यहाँ पे दूसरे देश के लोगों को बताते रहो। भारत का आजादी स्थिति ये हो गई है, मेरे को तो बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया, नेपाल हमारे हाथ से जाने को है, श्रीलंका हमारे हाथ से जीने को है, भूटान हमारे हाथ से जाने को है, सब चाइना के फोल्ड में जा रहे हैं। कहाँ चला गया श्रीलंका? श्रीलंका की इकोनॉमी को हमने रिवाइव किया, श्रीलंका को हमने मदद की। क्या रिवाइव किया बताओगे मुझे? क्या रिवाइव किया? यूपीए के समय में गया था, चाइना की ग्रोथ में यूपीए के समय गया था। आज वो फंड का पैसा क्यों मिल रहा है पाकिस्तान को, ये बताओगे? आप इतने बड़े मूर्ख हो, आपको ये नहीं पता कि रोटेशनल पे यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में टेम्पररी जो मेंबर होता है वो अध्यक्ष बनता है। आप क्या कह रहे हो? भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। कितने बड़े स्तर की मूर्खता। ठीक है, चलिए खेमचंद जी और प्रबल जी, एक मिनट रुकिए। इंदुकान जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी सुन पा रहा हूं। हाँ, इंदुकान जी क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से नेपाल ने चीन, पाक, बांग्लादेश की चाल को रोका है, नया सार्क बनाने की ये बात किस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट करें? एक अगली रणनीति भारत की क्या हो सकती है? दूसरी चीज, ये आइडिया क्यों? क्या भारत के बिना खड़ा हो पाएगा दक्षिण एशिया में ये सार्क संगठन? ये भी एक बड़ा सवाल है। भारत के बिना तो नहीं हो सकता, एक उसका हिस्सा है, शायद इसीलिए उसके सपोर्ट की बात हो रही है, लेकिन जो प्लान किया जा रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? जी राखी जी नमस्कार, हमारे जितने भी को पैनलिस्ट उनको मेरा नमस्कार। राखी जी आपका विषय बहुत सामयिक है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह की भू राजनीतिक इसमें चर्चा होनी है, जिस तरह की डिप्लोमेटिक चीजें बात होनी है, बात उसी स्तर पे होना चाहिए, उसी जानकारी के साथ होना चाहिए। अफसोस है कि उस स्तर पे चर्चा नहीं हो पा रही है। देखिए आज दुनिया में कोई भी संगठन निस्संदेह भारत के बिना या तो उसका बनना बेमानी है, या अगर चल रहा है तो लगातार आप पूरी दुनिया में किसी भी संगठन को देखेंगे तो वो इस कोशिश में होता है कि भारत को उसके साथ जोड़े। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। आप देखें G7 के साथ भारत का कोई डायरेक्ट कभी रिलेशन नहीं रहा है, लेकिन G7 की जब भी बैठक होती है पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर पे 2002-03 के आसपास से। इंदुकान जी आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए इंदुकान जी वापस आऊंगी क्योंकि आपको सुन नहीं पा रही हूँ। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार शारदा दीक्षित जी भी जुड़ गई हैं। शारदा जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, नमस्कार राखी जी और सभी हमारे साथियों को। हाँ शारदा जी, भारत के बिना नया सार्क क्या हो सकता है? ये चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी जो चाल है, फिलहाल नेपाल क्योंकि वर्तमान में सार्क का अध्यक्ष है और उन्होंने इस चीज़ को नामंजूर किया है, तो एक लाइन तो यहाँ से क्रॉस होती है। लेकिन क्या आने वाले समय में भी भारत के बिना हम इसको देख सकते हैं? क्या बाकी लोग, जैसे नेपाल ने दोस्ती निभाई, बाकी लोग भी इसमें रहेंगे? यदि नहीं रहते हैं, 1% मान भी ले कि चीन या पाकिस्तान या किसी के बहकावे में आ जाएं, तो क्या सिनेरियो बनता देखती हैं? ये पॉसिबल होगा या नहीं? पहले तो उस विषय पर आए। देखिए, पॉसिबल होगा कि नहीं ये तो डिपेंड करता है कि चाइना कितना अपना प्रभाव डाल के
क्योंकि चाइना साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनाकर सभी देशों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। किसी न किसी तरीके से वो अपने रिसोर्सेज का प्रयोग, अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग और अपने दमखम का प्रयोग कर रहा है। अब बात इतनी सी ही नहीं है कि कोई देश केवल इसीलिए प्रभाव डाल पाएगा कि उसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है, वो बहुत बड़ा बाजार है, या उसके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उसका पर्सनल दोस्ती बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से है। ये डिपेंड करता है हमारा अपना गृह नीति के अलावा हमारी विदेश नीति कितनी सफल है, हम कहाँ तक अपने दोस्त बना पाए हैं, हम कहाँ तक एक बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए अपने पड़ोसियों के रिश्तों को कितना सम्मानजनक और कितना अपना डिप्लोमेटिकली अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर पाए हैं। तो अगर हम ये नहीं कर पाए हैं, चाहे वो नाम रहा चाहे सार्क रहा, पिछले कुछ वर्षों में कमजोरियां आई हैं, इससे कोई नकार नहीं सकता, इससे कोई आंख बंद करेगा मुंह मोड़ेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। ये मतलब एक वो फूल सारडी वाला सपना होगा कि हम बहुत बड़ी शक्ति हैं, हमारे सभी सार्क में बुलाया, हमारे उसमें बुलाया, इसमें बुलाया, क्या हुआ? हमारे ऊपर इतना बड़ा अटैक पाकिस्तान जैसे देश ने किया और वो सम्मान पा रहा है और हमें कहीं मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही है कि हम उसे आतंकवादी देश की कैटेगरी में नहीं रख पाए, जो ग्रे एरिया में वो इतने सालों से था, जो हमारे अटैक इस पे 26/11 के अटैक के बाद जो जिस स्थिति में हम उसे कर पाए थे। ये तो खुल्लम खुल्ला उसने वेस्टर्न में हमारे लोगों को मारा और उसके बाद वो इनाम पा रहा है। तो ये विचारणीय विषय है कि हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर जो हमने नाम को बदनाम किया, नाम को एकदम मिट्टी में मिला दिया, एक पक्ष में बैठकर हमने जिसके पक्ष में बैठा वो पक्ष हमें लगातार जलील कर रहा है, धोखा दे रहा है और लगातार हमें शर्मिंदा करने के लिए मनमानी शर्तें थोप रहा है। तो हमें इस बारे में गहन चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार हम अपनी विदेश नीति को संभालें, केवल सपनों की दुनिया में ना खोए रहें। ये बहुत ही चिंतन का विषय है। जितने भी संगठनों में हम लोग अपनी साख बनाए थे, हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता था। हमारी जो प्रतिष्ठा थी, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जब होते थे तो एक छोटे से छोटा कोई हमारा काम होता था तो बहुत सारे लोग हमारे साथ मिलते थे। आज हम देख रहे हैं कि हमने ईरान के खिलाफ इसको इजराइल को समर्थन दिया, हम मुंह बंद करके एब्सटेन कर जाते हैं। फिलिस्तीन के खिलाफ हम इजराइल के साथ कौन सी हमारी ऐसी दुखती नस्ल जो है वो दबा के बैठा है इजराइल और ट्रम्प कि हम कुछ बोल नहीं पाते हैं और लगातार जलील होते जाते हैं। इन सब का प्रभाव क्या हमारे सार्क के इस क्षेत्र में नहीं पड़ेगा? तो अगर ये प्रभाव हमें लग रहा है, दिख रहा है, तो बहुत ही सीरियसली इस चीज को लेने की जरूरत है। क्योंकि पिछले समय में कितना ही भी हम कहें कि हमने बांग्लादेश और या श्रीलंका हो या कोई भी नेपाल हो या कुछ हो, इन सबको हमने एक एक करके, या पाकिस्तान तो खैर ऑलरेडी उसकी गोद में बैठा हुआ है, चाइना के पंजे में घुसते देखा है। और चाइना की आर्थिक शक्ति के सामने हम भी लगातार उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स हैं, उसके जो रिसोर्सेज हैं, अपने ठप्पे लगाकर उसके सामान को बेच रहे हैं। अपने प्रोडक्शन को हमने जीरो पे ला दिया है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग और हमारे रोजगार की स्थिति ये हो गई है कि हम केवल उसका एक वो बन गए हैं कि भाई वो हमारे पास पुर्जे हिस्से लाके हम उस पर, चाहे वो मोबाइल है चाहे कुछ है, ठप्पा लगाकर कहते हैं मेक इन इंडिया। तो ये सारी चीजें बहुत ही गहन चिंता का विषय है। और बेशक हमारे वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष बहुत ही मतलब पर्सनल दोस्तियों के लिए जाने माने जाते हैं, 100 से ज्यादा यात्राएं कर चुके हैं। लेकिन दोस्ती कितने लोगों से, कितने देशों से, क्योंकि यहाँ पर्सनल दोस्तियां कोई मायने नहीं रखती हैं। दोस्तियां मायने रखती हैं देशों की, दोस्तियां मायने रखती हैं कि मुसीबत में तुम्हारे कंधे पे हाथ रखने वाला कौन है, तुम किसके साथ अपनी प्रतिष्ठा बना पाते हो। ठीक है मैम। हाँ। साथ ये होने वाला है कि अगर हम मजबूती के साथ खड़े नहीं हुए तो सार्क की जो प्रतिष्ठा भारत को एक नेतृत्वकारी भूमिका में हमेशा देखती आई,
और सार्क के अंदर भारत का एक रुतबा था, तो उस रुतबे को बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। इंदुकांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है, प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा सर, बीच में आपका ऑडियो नहीं आ रहा था। जी आवाज, हाँ, आवाज थोड़ा प्लीज जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। ये देखिए, हमारा मुख्य बिंदु ये था कि भारत आज दुनिया का न सिर्फ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहते हैं, 150 करोड़ लोग लगभग लगते हैं, और ऐसी स्थिति में जो भारत की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, जो जियोग्राफिकली जो भारत का सिचुएशन है, भारत की उपेक्षा करके कोई भी गठबंधन, कोई भी देश दुनिया में आगे किसी वैश्विक संगठन की बात या किसी वैश्विक अनुबंध की बात नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये, इसलिए हम लोग की ये चिंता कि क्या चीन कोई इस ढंग का गठबंधन इस क्षेत्र में खड़ा करेगा माइनस भारत, और कर लेगा तो उसका क्या भविष्य या क्या सफलता होगी, हम इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि चीन हमेशा ऐसी साजिशें म्यूचुअली हमारे पड़ोसी देशों के साथ लगातार करता रहा है। देखिए, श्रीलंका के साथ किया, मालदीव के साथ किया, अभी बांग्लादेश में उसके इंटरवेंशन है, पाकिस्तान के साथ उसके लगातार संबंध रहे हैं। तो आप नेपाल के साथ भी एक समय में उसका संबंध रहा, वहां पे उन्होंने जिस तरह से माओवादियों को आगे बढ़ाया दुनिया जानती है। लेकिन इस सब के बावजूद ये देश माइनस भारत कोई गठबंधन या संगठन बनाने की स्थिति में न तो थे, न तो हैं, न होंगे। हाँ, भारत को, जैसा मैं मानता हूं कि अनुपम जी कह रहे थे, कि जो स्थितियां हैं और जिस तरह की चालबाजियां चीन करने की कोशिश कर रहा है, उससे निपटने के लिए अपने को हमेशा प्रिपेयर्ड रखना चाहिए, और कैसे इसके काउंटर की नीतियां कर सकता है वो करना चाहिए। मैं एक दो उदाहरण सिर्फ देना चाहता हूं, जो मेरी बात कट गई थी। देखिए, आज G7 दुनिया का सबसे सशक्त संगठन माना जाता था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। वो भी आज कोई अपनी एनुअल मीटिंग जब करता है तो भारत को नजरअंदाज नहीं कर पाता है, और भारत को लगातार अब प्रति वर्ष बुलाया जा रहा है, जैसा हाल में उन्होंने बुलाया था। इसके अलावा देखिए, ब्रिक्स अभी दुनिया का निकला है। आप किसी भी तौर पे देखें, चाहे सामरिक तौर, खास तौर से आर्थिक तौर पे, और ब्रिक्स का जिस तरह का सफल आयोजन भारत ने किया, और वहां पे पाकिस्तान जैसे देशों की कोई पूछ नहीं है, न तो कोई इनका कोई सूख, न कोई उनको कोई इसमें शामिल करने की चर्चा तक करता है। तो आप, जबकि भारत की चर्चा पे, भारत की पहल पे आपने देखा अफ्रीका को उसमें शामिल किया गया, उसके एसोसिएशन को। तो ये बताता है कि भारत की दुनिया में क्या रसूख है। और इस क्षेत्र में जो सामरिक स्थितियां हैं उनको नियंत्रण में करने के लिए आप देखिए, पूरी दुनिया की 4 सशक्त देशों ने जो क्वाड बनाया उसमें भारत है। तो चीन की क्वाड में भारत की शामिल होने से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका है, उससे किसी तरह से भारत को काउंटर करे। लेकिन चीन की स्थिति यह है कि चाहे साउथ वियतनाम के साथ देखिए, फिलीपाइंस के साथ देखिए, आज जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ उसके सीमा की विवाद है, उनको धमकाने की कोशिश करता है, साउथ चाइना सी में उनको घेरने की कोशिश करता है। लिहाजा यही कारण है कि वो देश भारत के प्रति स्वयं आरूढ़ रहते हैं, भारत से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और भारत इनमें कई देशों को ब्रह्मोस की सप्लाई कर रहा है, सप्लाई करने की बातचीत कर रहा है। ऐसे में चीन यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, भारत को रणनीतिक तौर पे इस क्षेत्र में अपने को और मजबूत करने के लिए लगातार काम करना चाहिए। और मैं एक आखिरी बात कह दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस काम पे बहुत फोकस करके काम किया गया है, और बहुत अच्छे से काम किया गया है। हाँ, जिस तरह की हरकतें चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं, मेरा मानना है कि चीन को आइसोलेट करने के लिए और उसको काउंटर करने के लिए तिब्बत के मुद्दे के और बाकी अन्य मुद्दों पर, जिन पर कभी एक समय में कांग्रेस ने बहुत ही लचीला रवैया अपनाया था, जिसका नुकसान भारत को झेलना पड़ा, उस पर अपने सख्त रवैया अपनाना चाहिए। और चीन को कॉर्नर करने के लिए बिजनेस और इकोनॉमी में भी भारत को सख्त रुख अपनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। मुझे ऐसा लगता है अनुपम जी, बहुत सारी बातें जो निकल कर आ रही हैं, इसमें हमें एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसे हम देख पा रहे हैं, देखिए चाइना
कितना कर पाएगा कितना नहीं ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि साथ के जो देश हैं, भारत सभी के साथ अपनी भूमि सीमाएं जो है वो साझा करता है। देखिए व्यापार सब देखते हैं, सबसे पहले आदमी अपना व्यापार देखेगा, सारी चीज़ों को देखता है, फिर आगे बढ़ता है। यहाँ पर नेपाल तो ठीक है क्योंकि उसके पास अभी चीज़ें हैं, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को लेकर जो बातें थी वो बिल्कुल क्लियरिटी से रख दी। लेकिन आने वाले समय में बाकी लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी, व्यापार को देखते हुए क्या एक मजबूरी उनकी हो सकती है भारत के साथ रहना, और इसलिए भी क्योंकि चौथी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था हम बने, तो ये सारे फैक्टर कितने महत्वपूर्ण भारत के लिए हैं, जहां हम कम नहीं आके जा सकते और बाकी देशों की मजबूरी होगी कि हाँ वो अभी एक तरफा होके मतलब एक विरोध नहीं कर सकते भारत का। देखिए राखी, विदेश नीति पूरा एंटीसिपेशन का खेल होता है कि आप दुश्मन को या आप दूसरे देश को कितने जल्दी और कितनी सहजता से एंटिसिपेट करते हैं कि उसकी आने वाली चालें क्या होंगी, और उन चालों को देखते हुए आप बहुत पहले से ही अपनी चालें चलना शुरू कर देते हैं। भारत यहीं पर कहीं चूक गया था। जब भारत के ऊपर ये एक कहा जा रहा था कि भारत के इस समय सिचुएशन ऐसी है कि जब पड़ोसी भी उससे नाराज नहीं है, तभी हमको अपनी प्रीएम्प्टिव एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर देनी चाहिए थी। और आज सिचुएशन ये हो गई है कि हमारे जो हमारे रिश्ते हैं, चाहे बांग्लादेश के साथ हो, चाहे नेपाल के, श्रीलंका के, मालदीव के साथ, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सहज हैं जैसे पहले रहा करते थे। कभी ये अप्स एंड डाउन्स देखने को हमें हर दूसरे साल दिखाई देते हैं। कभी कोई देश हमसे नाराज हो जाता है, फिर कभी हम उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर वो हमसे थोड़ा सहज होते हैं। तो ये चीजें नहीं चलने वाली हैं। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी कहा करते थे, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, तो उस चीज को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और एक चीज देखिए, ये वास्तविकता है कि सार्क के जितने भी देश हैं एक्सेप्ट अफगानिस्तान, वो हमसे लैंडलॉक्ड सीमाओं में हैं, आसपास ही हैं, या तो हमारे मैरीटाइम डोमेन में है या तो फिर लैंड डोमेन में। और ये इनकी मजबूरी बन जाती है कि भारत के साथ ये अच्छे रिश्ते रखें, लेकिन उसके बाद भी अगर ये रिश्तों में अप्स एंड डाउन हमको देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं कमजोरी रह गई है, कहीं ना कहीं हमारे एंटीसिपेशन में कमी रह गई है, और उसको हमें सुधारना होगा। अब रही चाइना की बात, तो देखिए ये चीज अब कोई नहीं नकार सकता है कि चाइना विश्व की एक बहुत बड़ी ताकत है, और इस ताकत से लड़ने के लिए आपको एक नए सिरे से अपनी तैयारियां करनी पड़ेगी। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि हमने चाइना की आंखों में आके डाल करके बात करी। साहब, आप रोज आंखों में आके डाल बात करिए, लेकिन वो हमेशा आपके ऊपर दबाव बनाकर रखेगा, और ये सब दबाव की रणनीतियां होती हैं। अब वो जमाने चले गए जब आपको स्ट्रेटेजिकली आपको देखना पड़ेगा कि आप चाइना को कैसे काउंटर कर सकते हैं। आप युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। आज की तारीख में अगर देखें चाइना के साथ, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। तो आपको क्या चाहिए, आपको अपना एक डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा। अभी इंदुकान जी ने क्वाड की बात कही, तो निश्चित तौर पर क्वाड एक बड़ा संगठन था जिसको बनाया ही इसलिए गया था कि वो चाइना को काउंटर करेगा, इंडो पैसिफिक के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर इसके खिलाफत करेगा। लेकिन देखिए वहां पर भी कमी रह गई कि उसको आपने एक सैन्य रूप नहीं दिया, या नहीं दिलवाने में सफल रहे। आप अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया उसके साथ जरूर है, लेकिन वो सैन्य गठबंधन नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक गठबंधन। इसके साथ ही साथ तमाम संगठन है जहां पर भारत है, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं आ पा रहा है कि वो चीजों को डिक्टेट करे। ब्रिक्स की बहुत बातें होती हैं, ब्रिक्स में भारत की क्या भूमिका है भारत को खुद नहीं पता है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ब्रिक्स के अंदर जब बातें चली थी कि ब्रिक्स की अपनी एक नई एक मुद्रा नीति होगी, उसमें भारत ने ही उसको प्रपोज किया, और बाद में भारत ही उससे सबसे पहले हट गया था। तो हमको चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी। प्रीएम्प्टिव जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूं, तो यही है कि आपको भविष्य के बारे में आपको पहले से आकलन करना पड़ेगा, और ये निश्चित तौर पर बहुत चुनौतियों वाला समय है। इस समय दुनिया की तमाम महाशक्तियां सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को देख रही हैं। यहाँ भारत जैसे देशों के लिए गुंजाइश बहुत कम बचती है। अपने आप को अगर सस्टेन करना है, तो आपको फिर वही 60 के दशक में लौटना पड़ेगा कि जब आपको अपने जैसे कुछ देशों के साथ मिल करके इन महाशक्तियों से अलग हट करके कुछ ऐसे संगठन बनाने पड़ेंगे जो आपकी बात सुने, जिनकी बात आप सुने। जरूरी नहीं कि आप सैन्य गठबंधन बनाए, लेकिन ये है कि विश्व को कैसे एक बेहतर भविष्य दिया जाए, उसके ऊपर भारत को लीड लेना पड़ेगा। हम लगातार अमेरिका के पीछे या चाइना से दुश्मनी करके या रूस के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल के नहीं रह सकते हैं। हमें अपना भविष्य अपने हिसाब से तय करना है, और उस भविष्य में हमारे पड़ोसी हमारे साथ रहने चाहिए। और जो एक दुष्ट पड़ोसी है पाकिस्तान, उसको तो आपको एक बड़ा उसके लिए कुछ निर्णय करना पड़ेगा। और ऐसे नहीं होता कि आप 4 दिन की लड़ाई लड़ें, उसके बाद कुछ शर्तों पर सीज फायर हो जाए। आज तक वो शर्तें भी नहीं पता चली है क्या शर्तें थी। इंडस वाटर ट्रीटी का ये जो खेल चला है वो कब तक चलेगा, हम ये भी गारंटी से नहीं कह सकते।
कोई एक दिन ऐसा आएगा जब ये कहा जाएगा कि नहीं साहब हम इसको भी वापस ले रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मसला है भारत की विदेश नीति में, और उस मसले को बहुत जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए। यहाँ पर मैं बात सरकार की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर उन डिप्लोमेट्स के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है जो सरकार के पीछे बैठे हुए हैं, और जो टर्म्स को डिक्टेट करते हैं वो डिप्लोमेट्स कहां पर चूक जा रहे हैं, उसको उनकी जवाबदेही सरकार की बनती है। बिल्कुल ठीक है। खेमचंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। खेमचंद जी, देखिए 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको ऐसे लिया जाए, देखिए जो बार बार बात विदेश नीति पे आती है या डिप्लोमेट्स पर आ रही है जो काम कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, बट आने वाले समय के लिए जो एक्सपर्ट अपने सुझाव दे रहे हैं उस पर काम करने की जो बात हो रही है, लगता है सरकार को उस दिशा में सोचना चाहिए, उसके लिए काम करने की जरूरत हमें पड़ेगी। देखिए, सरकार सजेशंस के लिए हमेशा ओपन है। देश की भलाई के लिए चाहे अपना नेता हो या दूसरी पार्टियों का नेता हो, उन सबका उपयोग करने के लिए तैयार है। आपने भी देखा जो वर्ल्ड वाइड आउटरीचिंग हुई उसमें दूसरी पार्टियों के नेताओं का उपयोग किया, शानदार तरीके से उपयोग किया, और एज अ टीम इंडिया जाके पूरे विश्व में आउटरीच किया। बहुत अच्छे तरीके से आउटरीचिंग हुई। हमारे स्टैंड को सबने सेकेंड किया, सबने आतंकवाद की घटना का खंडन किया, क्रिटिसाइज किया। कोई भी ऐसा देश नहीं। अब लोग कहते हैं कि 4 दिन की लड़ाई, हमारा जो पर्पस है क्या सॉल्व नहीं हुआ? हमारा पर्पस था जो उग्रवादियों के ठिकाने हैं हम उनको नेस्तनाबूद करें, हम ये मैसेज दें कि आप कहीं भी हो पाकिस्तान में आप सेफ नहीं हो। हमने उनके जो 11 एयरफोर्स के ठिकाने थे उनको भारी नुकसान पहुंचाया, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। हमने कभी भी लॉन्ग टर्म वॉर प्लान नहीं की थी, ना ही हमारा वो ऑब्जेक्टिव था कि हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव था आतंकवादियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, वो पूरी हो गया। और पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान जब रिक्वेस्ट की तो हमने वो एग्री किया। अब कहते हैं कि उसकी टर्म्स तो सीधी सीधी हैं कि हमारा काम हुआ, अब आप रिटेलिएट नहीं कर पा रहे हो, आप भारत की चीज को आप समझ रहे हो, भारत की कंडीशन को आप मान रहे हो, तो ठीक है, वी आर गुड, हमारा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तब पता नहीं ये क्या जानना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। अब आप देखिए, क्वाड की मीटिंग हो, किस तरीके से वहां भारत को सेंटर स्टेज मिली। G7 जिसमें हम मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे भारत को इंपॉर्टेंस मिली। और अभी कहते हैं कि भारत जैसे देश को जो बड़ी शक्तियां हैं वो इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अरे भारत अब सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा नहीं है। भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जो अभी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अनुसार बाई एंड ऑफ दिस ईयर और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। हमारी जो आर्मी है, हमारी जो डिफेंस है, उसके अनुसार भी हम टॉप 5 में, स्पेस में आज हम टॉप 3 टॉप 4 के बीच में है। एटॉमिक पावर है, तो भारत आज अपने आप में 3rd और 4th पिलर है पूरे विश्व का। इसीलिए हम रशिया के साथ भी डील कर पा रहे हैं, अमेरिका के साथ भी डील कर पा रहे हैं। अमेरिका ने और तो और नाटो के जितने भी सहयोगी देश हैं उन सब की आर्म ट्विस्टिंग की। ठीक है, तो यूरोप की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, लेकिन भारत की आर्म ट्विस्टिंग को एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर पाया। मैं रिक्वेस्ट करके आपसे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ लोग जो हमें वीक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, वीक नहीं, हमारी पोजीशन स्ट्रांग है। रही बात कुछ देशों से जो हमारे रिलेशन हमारे नुकसान के बेसिस पे थे, बराबरी के बेसिस पे नहीं, अगर वो आंख दिखा रहे हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना लगभग 40,000 किलोमीटर हमारी जमीन को हत्या गया। पुरानी सरकारें, पर्टिकुलरली जो कांग्रेस की सरकारें थी, वो झुक के चलती रही, तो ठीक है, आप झुक के पिटते रहोगे, अपनी जमीन देते रहोगे, तो सामने वाले तो आपके साथ खुश रहेंगे। मेरी बात तो सुनिए, कोई किसी चीज पर सवाल नहीं उठा रहा। बात करने का या सुझाव देने का मकसद ये है कि आज यदि नया सार्क बनाने की बात हो रही है या और भी किसी भी रणनीति पर बात होती है, तो हम सशक्त हैं, हम चौथी बड़ी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था ऐसी थोड़ी बने हैं। तो हमें लगता है कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें और हो सकती हैं, हमारे खुद की ऐसी कौन सी पावर हो सकती है कि हम स्ट्रांग रहें, हमें किसी से कुछ लेने देने की ज़रूरत ना पड़े। हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। कमियां नहीं बता रहा है कोई यहाँ पर, सिर्फ उसको और स्ट्रांग करने के लिए हम क्या सकते हैं वो बात कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये सरकार हर एक आइडिया के लिए, हर एक सजेशन के लिए हमेशा ओपन है। और हमारी स्ट्रांगनेस हमें बता दें। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब भी विदेशों में जाते हैं तो भारत की स्ट्रेंथ को वो सभी को बताते हैं। हमारी जो युवा शक्ति हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी टेक्नोलॉजी हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा एटमॉस्फेयर हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी जो मिक्स पॉपुलेशन है, हमारा जो ज्योग्राफी की डाइवर्सिटी है वो हमारी स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजी हमारी स्ट्रेंथ है, सर्विस सेक्टर हमारी स्ट्रेंथ है। और मेक इन इंडिया में जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है,
अपने आप को हम लोगों ने बहुत हद तक इंडिपेंडेंट किया है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, इंजीनियरिंग हो, प्लांटेशन हो, हर जगह हम लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का प्रयास। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो ब्रह्मोस आज जिसने पाकिस्तान में तहलका मचाया, उस ब्रह्मोस का मात्र 20% असेंबल करते थे। रशिया 80% काम करता था। आज लगभग 80 to 90% इंडिया उसमें काम करता है और 10 to 15% कंट्रीब्यूशन उसमें रशिया का है। तो दैट व्हाट वी अचीव अंडर द मेक इन इंडिया। ठीक है, प्रबल जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए, अनइंटरप्टेड बात रखना है मुझे, रोक दीजिएगा कोई दूसरा अगर बोलो, क्योंकि इस समय विदेश नीति जबरदस्त तरीके से हिट हो चुकी है, भारत की जीरो हो गई, और ये नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार है। एक आदमी जिम्मेदार, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, और उनकी जो विचारधारा है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, ये जो हिटलर शाही, हिटलर की जो नाजीवादी, जो फांसीवादी जो इनकी सोच है, वो पूरे देश, पूरे विश्व में जा रही। आप क्या समझ रहे हैं कि भारत में अगर आप मुसलमानों को पीटेंगे, मारेंगे, गौ रक्षा के नाम पर मारेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे, कभी सिखों को मारेंगे, अपने ही लोगों को आप खालिस्तानी बताएंगे, दलितों को मारेंगे, अति पिछड़ों को मारेंगे, कश्मीरियों को पीटेंगे, कभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लोगों को मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने जिस तरीके आदिवासी को, क्या ये देश की खबरें क्या विदेशों में नहीं जा रही? प्रतिदिन जो दूतावास बैठे हैं वो रोज टेलीग्राम भेजते हैं अपने देश में, रोज यहाँ से एक टेलीग्राम जाता है, वहां पर रिपोर्ट्स जाती हैं विश्व भर के देशों में भारत की मौजूदा स्थिति की। भारत अब डेमोक्रेसी नहीं रहा, और एक हद यह है कि जो नेपाल में डेमोक्रेसी आई है, उस डेमोक्रेसी के खिलाफ राजशाही लाने के लिए भारत पे आरोप लग रहा है नेपाल की तरफ से। तो हम किस देश के साथ खड़े? कौन सा देश? डेमोक्रेसी के साथ हम खड़े नहीं। शेख हसीना को भागना पड़ा, हमने बस शेख हसीना पकड़ लिया, बाकी और सबको छोड़ दिया वहां पर, सारे स्टेक होल्डर्स को कोई बात नहीं की हमने। ये स्थिति श्रीलंका में, यही मालदीव्स में एक तरफा प्रेम चल रहा है, क्योंकि अडानी को बिजनेस मिलता है। अडानी को बिजनेस मिले इसलिए आप जो है वहां के राष्ट्र प्रमुख के साथ खड़े हो गए। ऐसे नहीं होता है, आपको डायलॉग सबके साथ रखनी पड़ती है हर देश में अंदर। लेकिन भारत में, अमेरिका में जाकर ट्रंप की सरकार बनवा रहे थे, अब इस बार जब गए तो ट्रंप जब मिलना चाहा तो उससे मिला ही नहीं, ट्रंप नाराज है, ट्रंप इनके खिलाफ है। तो ये इनकी विदेश नीति है। जहां फिलिस्तीन के मुद्दे पर हम जो है हमेशा हम एक मानवीय पक्ष रखते थे, हमने वो खो दिया। जहां विश्व के सारे देश फिलिस्तीन के साथ खड़े, हम बाहर खड़े हैं। ये भारत गुटनिरपेक्ष का नेता होता था भारत, वहां से भारत विदा ले चुका, गुटनिरपेक्ष को बात नहीं करता, सार्क से बात नहीं करता। अब चाइना को आपने खुद रास्ता दे दिया है। ठीक है प्रबल जी, चाइना खुद इंटरवीन कर रहा है चारों तरफ। तो किसने चाइना को मौका दिया? नरेंद्र मोदी ने। और मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं? वो भारत के लिए काम ही नहीं कर रहे, वो देश के लिए काम ही नहीं कर रहे, वो एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के लिए, और या कुछ विदेशी एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी बातें हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में हैं। ठीक है प्रबल जी, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी है इस वक्त पे मुझे इस चर्चा को रोकना, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मैं सभी का भी शुक्रिया अदा करूंगी, इस वक्त मुझे इस चर्चा को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चीन पाक मंसूबों की बात हो रही थी। देखिए नेपाल ने जिस तरीके से कहा है कि भारत के बिना कुछ नहीं होगा, कोई नया सार्क नहीं होगा, और हम इसके पक्ष में भी नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से प्लानिंग की जा रही है, भारत को जिस जगह पर आंका जा रहा है, जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, इस पर स्ट्रैटेजी को समझना होगा। भारत को अपनी विदेश नीति को लेकर जो एक्सपर्ट ने व्यूज दिए, उस पर भी अपने आप को ताकत बढ़ाने के लिए बहुत एक मजबूत निर्णय के साथ आगे हर चीज के लिए प्रिपेयर रहने की जरूरत है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।